हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम एनवायरमेंटल लॉ का ही एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो इसके इंट्रोडक्शन में चलते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका फोर्स में जो आया था वो आया था आपका 26 जनवरी 1950 को। तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, बनाया गया था, उसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं था। ठीक है ना। तो ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किए गए? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के ज़रिए ऐड किए गए। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कभी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किए गए, तो उसका जवाब क्या होगा आपका कि 1976 के जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ज़रिए इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोविज़न को इनकॉर्पोरेट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। These specific provisions for the protection of environment were made under the chapters of DPSP and FD। DPSP क्या है आपका कि ये जो आपकी मतलब जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे, स्पेसिफिक प्रोविजन, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं। उसके अंडर जो चैप्टर मतलब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो चैप्टर है उसके अंडर किया गया है, और साथ ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो चैप्टर ऐड हुआ था उसके ज़रिए किया गया है। ठीक है ना। However, the seeds of such provisions could be seen in Article 47 of the Constitution, which commands the state to improve the standard of living and public health, and to fulfill the goal, it's necessary that the state should provide pollution-free environment। तो अगर हम बात करें कि ओरिजिनली तो कुछ आपका इस तरीके से था नहीं कि कोई प्रोविज़न स्पेसिफिक हो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, पर फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 47 है, ठीक है ना, उसमें इसकी एक झलक देखने के लिए मिल सकती है। कैसे कि आपका आर्टिकल 47 जो है वो कमांड करता है कि जो स्टेट है, मतलब स्टेट को कमांड करता है, ऑर्डर देता है कि भाई आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पीपल हैं उनको जो मतलब पीपल हैं उनको एक अच्छी मतलब हेल्दी लाइफ दी जाए, और इस गोल को फुलफ़िल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन से फ्री हो, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट पोल्यूशन से फ्री रहेगा तभी आप जाके मतलब तभी जो लोग हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। ठीक है ना। These provisions for the protection of environment, which were made by or incorporated by 42nd Constitutional Amendment 1976, was a result of UN Conference on Human Environment held on June 1972 एट स्टॉकहोम। अगर हम बात करें कि ये जो प्रोविज़न ऐड किए गए आपके, ठीक है ना, 42nd अमेंडमेंट 1976 के ज़रिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से, वो किसका रिजल्ट था? यूएन में 1972 में आपकी यूएन में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है ना, स्टॉकहोम में। तो जो ये यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी ह्यूमन एनवायरनमेंट में, इसी के मतलब इसमें जो डिसीजन लिए गए, इसके जो कुछ रूल्स वगैरह थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया आपका ये प्रोविज़न जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किए गए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जो कि आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो द 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 added Article 48A to DPSP which states that, तो सबसे पहले आपका जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 का, उसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें एक आपका आर्टिकल ऐड किया, जो कि आर्टिकल क्या है आपका 48A। और ये आर्टिकल 48 जो है वो क्या बात करता है कि स्टेट शैल एंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो आर्टिकल 48A क्या है? आर्टिकल 48 ये कहता है कि जो स्टेट है
वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए नेसेसरी मेजर्स लेगा, ठीक है ना, उसको सेफगार्ड करेगा। जो कि आपके फॉरेस्ट हैं, कंट्री की वाइल्ड लाइफ है, उसको फॉरेस्ट मतलब उसको सेफगार्ड करने के लिए एक तरीके से ये स्टेट की मतलब ड्यूटी बताता है। ये कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो अपने जो कंट्री है उसकी वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 as amended by the act of 1986 are among the steps taken to give effect to the mandate contained in the 48A। तो सेक्शन 48A जो है, इसमें जो आपका मतलब एक स्टेट की ड्यूटी बताई गई है कि उसकी स्टेट की क्या ड्यूटी होती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना, उसको मैंडेट मतलब एक तरीके से उसको अप्लाई करने के लिए आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया, ठीक है ना, मतलब वो एक्ट लाया गया। और साथ ही साथ में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो भी आपका लाया गया, ठीक है ना। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये जो एक्ट है ये एक तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसी में आपका एक तरीके से ऐड हो गया, उसी के ज़रिए इसको अमेंड किया गया, ठीक है ना, क्योंकि इसकी भी कुछ कमियां रह गई थी, तो उस कमियों को ओवरकम करने के लिए कंप्लीट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया। क्योंकि आप इनके सन भी देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 1972 है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का 1986 है। तो इसका मतलब 1986 वाला बाद में आया होगा, तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसको अमेंड किया गया है इस एक्ट के ज़रिए, ठीक है ना। तो आर्टिकल 48A की तो बात हो गई कि जो स्टेट की ड्यूटी बताता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, इम्प्रूव करने की, और साथ ही साथ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 51A की, ठीक है ना। आर्टिकल 51A आपको दिख रहा होगा, विच डील विथ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आर्टिकल 51A जो है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ में डील करता है। इसका जो क्लॉज G है, ये ध्यान रखिएगा, इसका जो क्लॉज G है वो आपका इस मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, इसका क्लॉज G क्या कहता है। It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creature। मतलब ये एक तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी बताता है, जो सिटीजन्स हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनकी ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि वो आपका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे, ठीक है ना। और इसी नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, फॉरेस्ट आ जाता है, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ आ जाती है, ठीक है ना। और ये भी कहता है कि जो लिविंग क्रिएचर्स है उनके प्रति एक बोलते नहीं है कंपैशन होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए हर सिटीज़न के अंदर। तो ये आर्टिकल 51A जो है, आर्टिकल 51A का क्लॉज G जो है वो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से के रिलेटेड बात करता है। तो अभी तक हमने दो जो आर्टिकल्स हैं वो हमने बात कर लिया, आर्टिकल 48A जो कि स्टेट की ड्यूटी बताता है, और आर्टिकल 51A का क्लॉज G जो है वो आपका सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बताता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। Thus, protection and improvement of natural environment is the duty of state under Article 48A, जो मैंने अभी बताया आपको, और हर सिटीज़न की ड्यूटी बनती है आर्टिकल 51A के क्लॉज G के अंडर। ना ये तो हमने दो आर्टिकल्स की बात कर ली है। अब हम चलते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड बात करता है, वो है आपका आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 क्या स्टेट करता है, दैट पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल or any part of the country for implementing any treaty, agreement or convention with any other country। मतलब ये आर्टिकल 253 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो सारी कंट्री के लिए या कंट्री के किसी भी पार्ट के लिए, ठीक है ना, कोई भी ऐसा लॉ बना सके जो कि आपका किसके रिगार्डिंग हो, कि मतलब जो भी बाहरी दूसरी कंट्रियों के साथ में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ हो, कोई ट्रीटी है, कोई कन्वेंशन है, ठीक है, उसको लागू करने के लिए, उसको इनेक्ट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो दिस आर्टिकल सजेस्ट दैट इन द वेक ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972। देखिए ये भी वही बात कर रहा है, स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूएन कॉन्फ्रेंस,
ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट पे 1972 में, ठीक है ना, उसी के रिगार्डिंग ये बात कर रहा है आपका कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स लिंक टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब पार्लियामेंट जो है उसके पास में सारी पावर होती है कि वो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने से के रिगार्डिंग कोई भी आपका लॉ बना सकता है, ठीक है ना। उससे रिलेटेड कोई भी मैटर्स हैं उनके लिए वो लेजिस्लेट कर सकता है, मतलब लॉ बना सकता है। नाउ पार्लियामेंट्स यूज़ ऑफ आर्टिकल 253 टू इनैक्ट एयर एक्ट एंड एनवायरनमेंट एक्ट कन्फर्म्स दिस व्यू। तो पार्लियामेंट ने जो आपका आर्टिकल 253 का यूज़ किया है एयर एक्ट और एनवायरनमेंट एक्ट को इनेक्ट करने के लिए, वो आपका इस व्यू को क्या करता है, आपका कंफर्म करता है, ठीक है ना। एयर एक्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे एयर एक्ट के बारे में, और वाटर एक्ट के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 253 की हमने बात कर ली, जो कि पार्लियामेंट का एम्पावर करता है कि वो अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ में कोई आपका कोई भी अगर एग्रीमेंट हुआ है, कोई ट्रीटी है, ठीक है, कोई भी कन्वेंशन वगैरह अगर हुआ है, ठीक है ना, तो उसको पूरे देश में लागू कर सके या देश के किसी पर्टिकुलर पार्ट में लागू कर सके। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 21 की, ठीक है ना। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बात करता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब आर्टिकल 21 जो है वो आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है, ठीक है ना। वो क्या बात करता है कि किसी भी पर्सन जो है उसको उसकी मतलब उसको उसके पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है ना, या बोलते हैं जीने का जो अधिकार है या स्वतंत्रता है, उससे उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता, मतलब उसे मतलब अवांछित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल 21 हैज़ रिसीव्ड एक्सपेंडेड मीनिंग आफ्टर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो एक केस था, इसमें ये जो आर्टिकल 21 जो है इसके मीनिंग को और एक्सपेंड कर दिया। जनरली तो ये बात कर रहा है किसकी, मतलब राइट टू लाइफ का और लिबर्टी की बात करता है, ठीक है ना। पर इसमें एक तरीके से जो इसका मीनिंग एक्सटेंड हुआ है वो क्या चीज़ इंक्लूड करता है, राइट टू क्लीन एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट का जो राइट है वो भी आपका इसी आर्टिकल के अंडर आपका आ जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सेलरेट द पेस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फर्दर अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट बाय द फॉलोइंग चेंजेस। अब अभी तक तो हमने देखो 3-4 बातें तो हमने कर ली इसके बारे में, 3-4 आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, जैसे आर्टिकल 48A है, आर्टिकल 250 आर्टिकल 253 हो गया जो भी मैंने तीसरे नंबर पर बताया। दूसरे नंबर पर मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला बताया था, आर्टिकल 51A का क्लॉज जी, ठीक है ना। ठीक है, अब इसके बाद में भी आपका कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए ताकि आपका मतलब ये क्या बोलते हैं से और ज़्यादा अच्छे रूल्स और रेगुलेशंस आपके बनाए जा सकें। तो अब उन अमेंडमेंट्स को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपका 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए, ठीक है ना, 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में ये देखिए लिखा है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में आपका 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए आपका 17A 17B और 20A आपका ऐड किया गया, ठीक है ना। 17A बात करता है प्रोवाइडिंग फॉर फॉरेस्ट की बात करता है, 17B जो है वो वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स के प्रोटेक्शन की बात करता है, और 20A जो है वो आपका पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड बात करता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे आपका कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 11th शेड्यूल में आपका क्या अमेंडमेंट किया गया। दिस न्यू शेड्यूल इज़ एडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये जो आपका न्यू शेड्यूल जो आपका ऐड किया गया, जिस 11th शेड्यूल की मैं बात कर रही हूँ, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के ज़रिए किया गया है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के ज़रिए किया गया है, जिसको आपका प्रेसिडेंट की एसेंट मतलब प्रेसिडेंट की जो सहमति थी वो कब मिली आपका 1993 में, 24/1993 मतलब 20 अप्रैल 1993 में इसको अप्रूवल मिला प्रेसिडेंट का, ठीक है ना। दिस शेड्यूल हैज़ 8 एंट्रीज, इसमें आपका 8 एंट्रीज है, एंट्रीज 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15 एंड 29, जो कि आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड बात करता है, ठीक है ना।
दिस शेड्यूल असाइन द फंक्शन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर एटसेट्रा टू पंचायत विद अ व्यू टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। मतलब ये जो आपका शेड्यूल, ये जो हम 11 शेड्यूल की जो बात कर रहे हैं, ये क्या करता है कि जो पंचायत होती है ना, उनमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, पंचायत जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है किसकी, सॉइल उनके पर्टिकुलर जो एरिया होगा उसके लिए उसका जो सॉइल कंजर्वेशन है, जो वाटर मैनेजमेंट है, ठीक है ना, फॉरेस्ट्री है, सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री है, ड्रिंकिंग वाटर का मैनेजमेंट हो गया, फ्यूल फॉडर एटसेट्रा जो है ना, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत को देती है। मतलब उनका मैनेजमेंट किसको करना है, पंचायत को करना है, ठीक है ना। तो ये भी ठीक है कि एक छोटे लेवल पे भी दे दिया है, ताकि भाई देखिए काम अगर छोटे लेवल से स्टार्ट होगा तभी जाके वो बड़े लेवल पे भी वो काम उस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो ये आपका 12th शेड्यूल है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो 12th शेड्यूल है, उसमें जो एंट्री नंबर 8 है शेड्यूल की, प्रोवाइड्स फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज़ विद द फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दैम, ठीक है ना। ये क्या करता है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, मतलब जो शहरी क्षेत्र की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है ना, उनको पावर प्रोवाइड करता है कि वो अपने एरिया के जो एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, और जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें, ठीक है ना। दिस एंट्री इज़ एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये आपका 1992 के 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके ज़रिए ऐड किया गया, विच रिसीव्स प्रेजिडेंट एज एंड ऑन द सेम डेट, जो कि अभी आपका 11th शेड्यूल वाले को मिला था आपका ऑन 20 अप्रैल 1993। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 कमांड्स द अर्बन लोकल बॉडीज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 12th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें आपका जो एंट्री नंबर 8 जो ऐड की गई, ठीक है ना, वो क्या बात करती है, वो आपका एक तरीके से ऑर्डर देती है अर्बन लोकल बॉडीज़ को, जो अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र की जो लोकल अथॉरिटीज़ होंगी, कि वो क्या करें, आपका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का फंक्शन करें, और साथ ही साथ में जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उस एरिया के, उनको प्रमोट करने के लिए भी नेसेसरी स्टेप्स लें। अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ठीक है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसका मतलब उसमें आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से, तो उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार एयर वाइज। मतलब सबसे पहले कौन सा है, फिर उसके बाद जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, द Forest Conservation Act 1980, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986, Hazardous Waste Management and Handling Rules 1989, the Public Liability Insurance Act 1991, the National Environment Tribunal Act 1995, the National Environment Tribunal and Appellate Authority Act 1997, ठीक है ना। ये सारे जो हैं ये आपका किस में आते हैं, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आपके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हैं, ठीक है ना, वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दे दी है। तो उम्मीद है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वो क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए ये ख़त्म हो गया। आप इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आपको मैं दोबारा मिलती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।